इस वीडियो में हम और आगे स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। क्लियर है? तो अगर हम ह्यूमन डिजीज़ को देखें तो इसे हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, कॉन्जेनिटल डिजीज, है ना। कॉन्जेनिटल डिजीज का मतलब क्या हुआ, वो डिजीज जो हमारे पेरेंट्स से हम में आया है ना, या इसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज में हमने इसको ह्यूमन में होने वाले डिजीज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, दो। एक कॉन्जेनिटल डिजीज जिसके अंतर्गत जेनेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे बेसिकली, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से हम में आ रहे हैं या हमसे हमारे ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, है ना। और दूसरा जो डिजीज होगा वो क्या होगा, अक्वायर्ड डिजीज। अक्वायर्ड, ठीक है। तो अक्वायर्ड डिजीज जो है वो क्या होगा, जन्म के बाद हम में डेवलप होगा, है ना, और ये जन्म के पहले से। ठीक है, बहुत सारे डिजीज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो अक्वायर्ड डिजीज जो है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है, दो पार्ट्स। एक हो सकता है इसमें कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दो हो सकते हैं ना, एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब समझ रहे हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेंगे, और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसे भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, कि यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके का हो रहा है इस बेसिस पे। ठीक है, एक होगा कॉन्टेजियस और दूसरा होगा नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है, अब कॉन्टेजियस डिजीज किसे कहेंगे, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगा, है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। क्लियर, और नॉन कंटेजियस क्या होगा, ट्रांसमिटेड थ्रू एजेंट के थ्रू, पॉजिटिव एजेंट के थ्रू होगा, है ना, पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो ये देखा कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलेगा, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे ये डिफिशियंसी की वजह से, है ना, किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई, है ना, इसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो सकता है, या फिर ये डिजेनरेटिव हो सकता है, जैसे कोई पार्ट्स जो है वो डैमेज कर गया या डिजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया, इसकी वजह से हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, एडिक्शन की वजह से हो सकता है ना, या इसके अलावा ये मेंटल हो सकता है। क्लियर, या हम कैंसर का एग्जांपल भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिजीज को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले ह्यूमन डिजीज को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक कॉन्जेनिटल डिजीज जो बर्थ से, जन्म से ही हम में आए, जन्मजात रोग हम इसको कह सकते हैं, है ना, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आया है। इसके अंतर्गत जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। एक्वायर्ड डिजीज जो बर्थ के बाद आपने
अपने लाइफ टाइम में डेवलप किया या अपने लाइफ टाइम में जो डिजीजेज डेवलप हुए उसे हम अक्वायर्ड डिजीज कहेंगे। अब देखिए इस अक्वायर्ड डिजीज को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया, एक कम्युनिकेबल दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल या फिर इसको इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं, है ना, और उसको क्या कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज, इन्फेक्शियस, है ना, और इसको क्या कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, है ना, इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस कहने का मतलब या कम्युनिकेबल कहने का मतलब जो इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, और नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस जो इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, या फिर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, उसे नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज है या इन्फेक्शियस डिजीज है उसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस का मतलब जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, इससे पहले के वीडियो में हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब आपको बता चुके हैं, है ना, और ये किसी कॉजिटिव एजेंट से फैलेगा। जैसे हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किससे फैलेगा, पॉजिटिव एजेंट फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के हेल्प से, है ना, जब वो बाइट करेगी तब फैलेगा। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल, जो नहीं फैलते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो किसी न्यूट्रिएंट या किसी चीज़ों की डिफिशियंसी से हो सकते हैं, डिजेनरेटिव किसी पार्ट्स के डैमेज होने से, नष्ट होने से हो सकते हैं, एडिक्शन की वजह से हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं या कैंसर हो सकते हैं। तो ये सारी डिजीजेस के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, इसके बाद और आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज को देखें तो इसको कॉज करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होता है ना। तो यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को कॉज करने के लिए क्या होंगे, किसकी वजह से ये कॉज्ड होगा। तो इसके कॉज्ड होने के अलग अलग वजह हो सकते हैं, जैसे कॉज्ड बाय वायरसेस, है ना, या वायरस की वजह से, तो इसको हम वायरल डिजीज कह देंगे, है ना, वायरल डिजीज। ठीक है, और किसकी वजह से कॉज्ड हो सकते हैं, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना, तब हम इसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, और कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ, तो ये क्या होगा, प्रोटोजोअन्स डिजीज। ठीक है, कॉज्ड बाय फंगी, फंगी की वजह से ही बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, इसको कहेंगे फंगल डिजीज, है ना। चलिए, इसके बाद वॉर्म की वजह से होते हैं, है ना, कॉज्ड बाय वॉर्म या हेलमिंथ, जिसको हम कह सकते हैं हेलमिंथिक डिजीज। ठीक, तो ये आपने देखा कम्युनिकेबल डिजीज जो अलग अलग माइक्रोब्स की वजह से कॉज्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट की वजह से कॉज्ड हो रहे हैं, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगी की वजह से, वॉर्म या हेलमिंथ की वजह से। तो हर तरह के डिजीज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, वायरल डिजीजेज। ठीक है, वायरल डिजीजेज में क्या क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में, पहले उसके बारे में जानते हैं। इसमें हमें पढ़ना है होगा पोलियो के बारे में हम जानेंगे, जिसको पोलियोमाइलाइटिस भी कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम जानेंगे रैबीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, और चिकनगुनिया के अलावा हम जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में।
ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे कॉमन कोल्ड, है ना, ये जानेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। तो ये सारे डिजीजेज हैं जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। कौन कौन डिजीज हो गए? पोलियो के बारे में जानेंगे, रैबीज के बारे में जानेंगे, आप जानते भी होंगे पोलियो रैबीज के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि पोलियो रैबीज ये सारे डिजीजेज का कॉजिटिव एजेंट क्या है, किस माइक्रोब्स की वजह से ये कॉज हो रहा है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये फैलता है, बॉडी के किस ऑर्गन को, किस पार्ट को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, ये सारी चीजें जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है ना। तो पोलियो, रैबीज, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, कॉमन कोल्ड, वायरल हेपेटाइटिस, ये सारे डिजीजेस हैं जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बता दूं, वायरल जो हेपेटाइटिस है ये अलग अलग टाइप का होता है, 6 डिफरेंट टाइप्स के वायरस की वजह से कॉज्ड होता है। तो इसके बारे में भी हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो वायरस के बारे में, ठीक है। तो वायरल डिजीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम डिजीज के बारे में जान रहे हैं उस डिजीज में हम क्या क्या चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिजीज का नाम, वो कौन सा डिजीज है। फिर जानेंगे उसका पैथोजन, पैथोजन का मतलब जिस माइक्रोब्स की वजह से डिजीज कॉज होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स है वो क्या है, वायरस है ना। तो हम उस वायरस के बारे में जानेंगे जिस वायरस की वजह से डिजीज कॉज हुआ है। इसके बाद है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब आप समझ रहे हैं, सिम्टम्स का मतलब है वो लक्षण, वो कैरेक्टर जो चेंज होता है डिजीज होने के बाद। जैसे फीवर आना, तो फीवर क्या है, सिम्टम है। हेडेक होना, तो हेडेक क्या है, सिम्टम है ना। रनिंग नोज तो क्या है, एक सिम्टम है। समझ में आ रही है बात। तो ये सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद है मोड ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये फैलता कैसे है, जिसको हम कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी, है ना। इसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है ये समझिए। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इन्फेक्टेड फूड खाया, ठीक है, और उसकी वजह से कोई माइक्रोब्स आपके बॉडी में इंटर कर गया, है ना। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही आपने फूड खाया, माइक्रोब्स आपके बॉडी में इंटर कर गया, तुरंत आप बीमार पड़ गए, 5 मिनट के अंदर आप बीमार पड़ गए? ऐसा नहीं होता है ना। वो माइक्रोब्स बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। जब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे बॉडी के फंक्शन से इंटरफेयर करेगा। ऐसा होने की वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन यानी कि माइक्रोब्स के एंट्री से लेकर सिम्टम अराइज होने, समझिएगा, माइक्रोब्स के एंट्री यानी कि इन्फेक्शन से लेकर सिम्टम अराइज होने तक के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। यानी कि जिस टाइम माइक्रोब्स इंटर किया, इंटर करने के बाद जब मल्टीप्लिकेशन करेगा और जब सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद हम वैक्सीन या उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो के बारे में, ठीक है। इसका पैथोजन यानी कि किस वायरस की वजह से कॉज्ड होता है, तो इसका वायरस है इंटेरो वायरस या फिर इसको हम क्या करें, पोलियो वायरस, ठीक है। तो इसका पैथोजन आपने देख लिया, इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस। अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ही इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, ठीक है। स्टीफनेस ऑफ नेक, नेक में स्टीफनेस हो जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा। द अटैक ऑफ पैरालिसिस बिगिंस विथ हाई फीवर, हेडेक, चिलनेस, पेन ऑल ओवर द बॉडी। देखिए क्या होता है, हाई फीवर होगा, हेडेक, चिलनेस और पेन्स, पूरे शरीर में दर्द। तो हाई फीवर तेज बुखार होगा, हेडेक सिर दर्द होगा, चिलनेस ठंड लगेगा,
है ना, और पूरे शरीर में दर्द होगा। ये सारे सिम्टम्स के बाद क्या होगा, बॉडी पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार सिम्टम्स को समझिए। ये नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, नेक में स्टिफनेस होने लगेगा, उसके बाद हाई फीवर, हेडेक, चिलनेस, पूरे शरीर में दर्द के साथ पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड एंड इंक्यूबेशन पीरियड, ये चीजें हम जानेंगे। तो स्प्रेड का मतलब कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्प्रेड बाय फीकल मैटर, यानी कि स्टूल, मल के द्वारा ये फैलता है। वायरस इंटर थ्रू ओरल रूट, है ना, किसके थ्रू फैलता है, ओरल रूट के थ्रू वायरस बॉडी में इंटर करता है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति साथ में खाना खा रहे हैं, क्लियर है, एक व्यक्ति के मतलब उसने स्टूल के बाद, है ना, अपने हाथ को प्रॉपर वॉश नहीं किया, धोया नहीं, आपके साथ खा रहा है, और हो सकता है किसी वजह से उसके साथ जो है वायरस इंटर कर गया, ठीक है, फूड में आ गया और फूड के साथ बॉडी में चला गया, तो उसके बाद वो वायरस जाकर मल्टीप्लिकेशन करेगा और कॉज कर देगा आपको पोलियो। तो स्प्रेड बाय फीकल मैटर से फैलता है, और वायरस जो है वो ओरल रूट से, मुंह से अंदर इन करता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी इन करेगा ओरल रूट से। अब देखिए इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, 7 से 14 दिन, यानी कि जिस दिन वायरस आपके बॉडी में इंटर करेगा, इन्फेक्ट करेगा उसके 7वें से 14वें दिन जो है सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको हम लोग कहते हैं, आप भी बचपन में पिए होंगे, है ना। तो नाउ अ डे जो है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है लगभग, है ना। इसके पेशेंट इंडिया में कई साल से नहीं हैं पोलियो के। तो ये आपने देखा पोलियो माइलाइटिस या पोलियो के बारे में। चलिए अब हम दूसरे वायरल डिजीज के बारे में देखते हैं, और वो है रैबिज, या इसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे समझिए हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब क्या है, रैबिज को हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं, क्योंकि रैबिज का मेन सिम्टम है कि पेशेंट को पानी से डर लगता है, पानी से वो दूर भागने लगेगा, है ना, इसलिए इसका एक और नाम हो गया क्या चीज, हाइड्रोफोबिया। पैथोजन क्या है, किस वायरस की वजह से ये कॉज होता है, तो वो वायरस है रैबिज वायरस। अब देखिए इसके बाद इसके सिम्टम को जानते हैं। तो सिम्टम क्या है, पहला सिम्टम आपको बता दिया, पेशेंट पानी से डरेगा, फियर ऑफ वाटर, स्लाइवा फ्रॉम माउथ से स्लाइवा बाहर आते रहेंगे, हेडेक, सिर दर्द होगा, हाई फीवर, तेज बुखार आएगा, अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी डिप्रेशन में चला जाएगा, तो ये अल्टरनेटिंग पीरियड आते रहेगा, एक बार एक्साइटेड हो जाएगा पेशेंट, एक बार डिप्रेशन में चला जाएगा, इस टाइप का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। वायरस डिस्ट्रॉयज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वायरस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉयड करता है। बात समझ में आ रही है? और ध्यान रहे ये रैबिज अगर हो गया पूरी तरह से, शुरुआत में अगर एंटीवायरल वैक्सीन नहीं दिया गया तो ये फिर बहुत घातक, बहुत डेंजरस हो सकता है, ये मतलब बॉडी को डिस्ट्रॉयड कर सकता है, आपको जान ले सकता है ये वायरस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड कैसे फैलेगा, वायरस इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी बाय द बाइट ऑफ डॉग्स, यूजुअली जनरली कुत्ते को काटने से होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये जैकल्स, सियार के काटने से भी हो सकता है, वुल्व्स, भेड़िए को काटने से भी हो सकता है, हॉर्स, ठीक है वो काटता नहीं है लेकिन उसके बाइट से भी ये हो सकता है, कैट, इसके बाइट से भी हो सकता है ना। लेकिन यूजुअली प्रायः किसकी वजह से होता है, तो डॉग्स, पागल जो कुत्ते होते हैं उसके काटने की वजह से होता है, ठीक है। तो जब भी कुत्ते काटे तो पहले तो एंटीवायरल वैक्सीन लेना ही है, लेकिन उससे पहले ये भी देख रेख जरूरी है कि उस कुत्ते के बारे में पता करना है कि उसमें रैबिज है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे कुत्ते को काटने से रैबिज हो जाता है, जिसमें रैबिज है उसी को काटने से रैबिज होगा, अदरवाइज रैबिज नहीं होगा, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 डेज से लेकर 1 ईयर। समझिए आप, जिस दिन आपको बाइट किया है ना डॉग, अगर वायरस इंटर भी कर गया तो 10 दिन लग सकते हैं सिम्टम अराइज होने में, या फिर 1 साल तक भी लग सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, क्लियर। इसके बाद एंटी रैबिज वैक्सीन है इसके लिए, इसके ठीक करने के लिए इस बीमारी को, है ना। चलिए इसके बाद तो हमने देखा पोलियो माइलाइटिस या पोलियो पहला डिजीज, दूसरा रैबिजिया जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कह रहे हैं। हाइड्रोफोबिया क्यों कह रहे हैं आपको पता है, क्योंकि मेन सिम्टम है कि पेशेंट को पानी से डर लगता है।
थर्ड है चिकनगुनिया, है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो वायरस है जिसकी वजह से ये कॉज होता है, चिकनगुनिया वायरस, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से बुखार आ जाएगा, ठीक है, एकदम नॉर्मल, अचानक से तेज बुखार आ जाएगा, है ना, ये सिम्टम है। क्रिपलिंग जॉइंट पेन, क्रिपलिंग जॉइंट पेन का मतलब क्या है, जॉइंट में इस तरह के दर्द होंगे कि आप चल ही नहीं पाओगे, वॉक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे, है ना। तो ये होता है क्रिपलिंग जॉइंट पेन। जैसे जॉइंट पेन है, आप चल रहे हो लेकिन यहाँ पर चलना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसके बाद है लिम्फोडेनोपैथी या कंजक्टिवाइटिस, है ना, ये दो चीजें कॉज होगी। तो लिम्फोडेनोपैथी का मतलब क्या है और कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए लिम्फोडेनोपैथी का मतलब क्या है। लिम्फोडेनोपैथी का मतलब है कि लिम्फॉइड टिश्यू जो इन्वॉल्व है किसमें, इम्यूनिटी में, उसमें सूजन कॉज हो जाता है, वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना, ये कॉज होता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, आई बॉल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, वो रेड ऑरेंज कलर पिंक कलर का वो दिखने लगेगा, है ना। आईलिड्स के अंदर जो है आई बॉल, उसके ऊपर के मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये सिम्टम यहाँ पे देखा जा सकता है। ये देखिए ये कैसे फैलता है, बाय द बाइट ऑफ एडिस एजिप्टाई, ये जो है एक तरह का मॉस्किटो है, इसके बाइट से, इसके काटने की वजह से ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है। यानी कि ये वायरस कहाँ रहता है, ये इस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर रहता है, इसके स्लाइवा के साथ ये हमारे ब्लड में इंटर करेगा और मल्टीप्लिकेशन करके हमें बीमार कर देगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 6 डेज, यानी कि वायरस को इंटर करने और सिम्टम को अराइज होने, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 6 दिन है। 3 से 6 दिन के अंदर सिम्टम अराइज हो जाएंगे, है ना। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ध्यान रहे, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो इससे बचने का उपाय एक ही है कि आप मॉस्किटो से बचें, बॉडी को कवर करके रखें या मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। इसके बाद हम फोर्थ वायरल डिजीज के बारे में जानते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला वायरल डिजीज, डेंगू फीवर, ठीक है। तो डेंगू फीवर को हम और क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है ब्रेक बोन फीवर, क्लियर है। डेंगू फीवर का एक और नाम क्या है, ब्रेक बोन फीवर। अब अगर इसके पैथोजन की बात करें, पैथोजन का मतलब आपको पता है जिस माइक्रोब्स की वजह से डिजीज कॉज हो रहा है ना। तो यहाँ वायरल डिजीज के बारे में जान रहे हैं, इसका मतलब वायरस से होने वाले डिजीजेस हैं। तो इसके लिए जो वायरस है, जिस वायरस की वजह से ये डिजीज कॉज होता है वो है फ्लैवीराइबो वायरस, याद रहेगा। डेंगू फीवर या ब्रेक बोन फीवर का पॉजिटिव एजेंट या किस वायरस की वजह से ये कॉज हो रहा है, फ्लैवीराइबो वायरस की वजह से। अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स में देख रहे हैं सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, यानी कि अचानक से तेज बुखार का आना, एक सिम्टम हो रहा है अचानक से तेज बुखार का आना। हेडेक, सिर दर्द, पेन बिहाइंड आई, आंख के पीछे की तरफ एरिया में क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये भी होगा। इसके बाद रैसेज ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर रैसेज डेवलप होंगे। इसके बाद है नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उबकाई जैसा लगने लगेगा और वोमिटिंग भी होगा, है ना। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसके बेसिस पर डॉक्टर ये समझ पाता है कि इसको डेंगू फीवर है। या फिर इस सिम्टम से भी नहीं पता चलता तो फिर डॉक्टर ब्लड चेकअप के थ्रू जानता है, देखता है कि उसमें ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं मोड ऑफ स्प्रेड एंड इंक्यूबेशन पीरियड। तो मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये वायरस फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ध्यान दीजिए, ये वायरस एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है, ठीक है। इस मॉस्किटो को हम क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस मॉस्किटो के बाइट करने से ये क्यों फैलता है, क्योंकि इस मॉस्किटो के बाइट बॉडी के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। जब ये बाइट करता है हमें तो इसके स्लाइवा हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और मॉस्किटो के स्लाइवा के साथ ही ये वायरस भी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमारे ब्लड में जाकर ये मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर डेंगू फीवर कॉज कर देता है। तो ये देखा आपने, एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से हो रहा है। अब देखिए इस मॉस्किटो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे हम जनरली जानते हैं कि मॉस्किटो
गंदे पानी में ब्रीड करता है या फैलता है, लेकिन ये मॉस्किटो थोड़ा डिफरेंट है। ये फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो बचने का क्या तरीका हुआ, कहीं भी किसी जगह पे अगर वाटर स्टोर्ड है लंबे समय से तो उसको हटा देना है, उसको खाली करना है उस बर्तन को या उस जगह को, है ना। अब देखिए दूसरा, पहला तो देखा कि ये क्लीन वाटर में मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा जो है ये डे टाइम में ही बाइट करती है, ठीक है। ये नाइट टाइम में बाइट नहीं करती, ये मॉस्किटो डे टाइम में ही बाइट करती है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 3 से 6 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आपको पता है, जिस दिन माइक्रोब्स आपके बॉडी में इन किया और जब उस डिजीज के सिम्टम अराइज होने लगे, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब इन्फेक्शन के 3 से 6 दिन के अंदर सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, सिम्टम डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा डेंगू फीवर के पैथोजन के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई वैक्सीन नहीं बना है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक थेरेपी भी नहीं है इसके लिए, स्पेशलाइज्ड कोई दवा जो इसको ट्रीट कर सके, ठीक कर सके, ऐसा भी नहीं है, है ना। हाँ, फीवर को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, जो सिरप या टैबलेट दोनों ही फॉर्म में होता है ना। तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं फीवर को कम करने के लिए। अच्छा, जनरली हम फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल क्यों यूज करते हैं या फीवर को कम क्यों करते हैं, ऐसे आप जानेंगे तो फीवर जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ही आता है, आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में, है ना। तो जब बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि उसका ग्रोथ रुक जाए, है ना। लेकिन जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होने लगे तो हमारे लिए ये बहुत डेंजरस होता है। कैसे डेंजरस होता है, ये हमारे नर्व सेल को डैमेज करने लगता है, डिस्ट्रॉयड करने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना। अगर नर्व सेल डैमेज होने लगे तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि हमारे बॉडी में 2 सेल ऐसे हैं, जैसे मसल्स को बनाने के लिए जो सेल है और दूसरा नर्व सेल, ये 2 ऐसे सेल हैं जो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, यानी कि डिवाइड करके अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते। इनमें सिर्फ ग्रोथ होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो आप सोचो, एक बार अगर नर्व सेल डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया, तो वो दोबारा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि ठीक है बॉडी प्रोटेक्शन करे ना करे, लेकिन नर्व सेल को बचाना जरूरी है। इसलिए जब भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होता है तो डॉक्टर इमीडिएट उसको पैरासीटामोल टैबलेट देता है फीवर को कम करने के लिए, है ना। क्योंकि माइक्रोब से जितना प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा अगर नर्वस सेल डैमेज हो गए या नर्व सेल डैमेज हो गए, ठीक है, या डिस्ट्रॉयड हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इससे बचने का तरीका क्या है, वियर क्लॉथ्स दैट कवर्स द होल बॉडी, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, इस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डेंगू फीवर के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं अगला कॉमन कोल्ड के बारे में, जिसको रिनाइटिस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड को कॉज करने के लिए जो पैथोजन है, जो वायरस है, वो है राइनोवायरस, है ना। यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमें कि ये वायरस कभी भी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। इट विल इन्फेक्ट ओनली नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, नॉट इन्फेक्ट लंग, है ना। तो यहाँ पे इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, सिर्फ इसको इन्फेक्ट करेगा, ये कभी भी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा ये वायरस, ठीक है। तो ये देखा वायरस कौन सा पैथोजन है और ये क्या, कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसके बाद इसमें क्या होगा, सिम्टम में नजल कॉन्जेशंस, एक्सेसिव नजल डिस्चार्ज, है ना, नाक भर जाएगा पानी से, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वेरी शोर थ्रोट, यहाँ पे गले में इरिटेशन होगा और गले में पेन होगा, दर्द होगा, है ना, ये चीजें होंगी। कफ, खांसी होगा, हेडेक, सिर दर्द होगा। तो ये सब इसके कॉमन सिम्टम है ना। और ध्यान रहे ये ऐसा डिजीज है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से बहुत तेजी से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तेजी से ये फैलता है डिजीज, है ना। अब देखिए
इसके बाद अगर इसके मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो अभी बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है ना। और जैसे आप खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे जो ड्रॉप निकलते हैं वो ड्रॉप के द्वारा ये दूसरे व्यक्ति में कॉज्ड हो जाएगा। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि इन्फेक्शन के कितने दिन बाद सिम्टम अराइज होंगे, तो वो 3 से 7 दिन के अंदर सिम्टम अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसके इलाज के लिए। क्लियर है। इसके लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये आपने देखा वायरल डिजीज में अभी तक कॉमन कोल्ड तक। इसके बाद एक और डिजीज है जिसको हम लोग वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, है ना। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस का 6 डिफरेंट टाइप्स है, 6 अलग अलग टाइप्स है, और हर एक टाइप के बारे में अभी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए। क्लियर है। फर्स्ट टाइप हम क्या देखेंगे, हेपेटाइटिस ए। तो इसको 6 टाइप हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के कौन कौन है। फर्स्ट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, है ना। तो इस तरीके से इसके 5 अलग अलग टाइप्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में जानते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है वायरस के बारे में कि इसमें 2 ही चीजें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा इसका प्रोटेक्टिव शीथ यानी कि प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या है। उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। क्या नाम है, हेपेटाइटिस ए वायरस। अगर जेनेटिक मटेरियल के टाइप की बात करें कि वो कौन सा है, तो वो आरएनए है। आपको पता है वायरस कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। बोथ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल विल नेवर बी प्रेजेंट इन सेम वायरस। किसी एक वायरस में दोनों तरह के जेनेटिक मटेरियल कभी भी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और यहां पर क्या होगा, आरएनए होगा। चलिए ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह फैलेगा, फीकल ओरल रूट, है ना। फीकल मैटर से इसका इन्फेक्शन फैलेगा और ओरल रूट से ये वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर इन करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में फीवर होगा, हेडेक होगा, है ना, डार्क यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, डार्क येलोइश हो जाएगा, है ना, और जॉन्डिस कॉज होगा, यानी कि हमारे स्किन में भी डिपॉजिट होने लगेंगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आपको पता है ना जब रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो उसके जो पिगमेंट हैं वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में बदल जाते हैं, है ना, और वो हमारे बॉडी में स्किन में डिपॉजिट होने लगते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया। तो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या हो गए, फीवर, हेडेक, डार्क यूरिन और जॉन्डिस। अब अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 6 वीक, यानी कि जब इन्फेक्शन होगा उसके 2 से 6 सप्ताह के अंदर सिम्टम अराइज होने लगेंगे बॉडी में, ठीक है। इसके बाद हम वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और वो वैक्सीन क्या है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ठीक है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो नो, ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है ना, ये वैक्सीन से ठीक हो जाता है। वैक्सीन जब पड़ जाए तो ये होने का चांसेस कम है। चलिए तो ये देखा आपने फर्स्ट वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए के बारे में, है ना। इसमें पैथोजन क्या है, नेम ऑफ वायरस की जगह पे अगर हम पैथोजन लिखें तो और बेहतर होगा, है ना, किसकी वजह से ये कॉज्ड हो रहा है, पैथोजेन, है ना। अब देखिए हेपेटाइटिस बी की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो पैथोजेन है या कॉजिटिव एजेंट या वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना। अब अगर इसके हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये क्या है, पैरेंटेरल, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल से। पैरेंटेरल कहने का मतलब क्या है, इसका इन्फेक्शन एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी में नहीं होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बॉडी में नहीं होगा, ये ब्लड के थ्रू फैलेगा, ठीक है। जैसे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और उस ब्लड में जैसे किसी का ब्लड का लेन देन हो रहा है और उसका प्रॉपर जांच ना किया गया हो और उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट हो तो वो इन्फेक्ट कर देगा अगले पर्सन को। या इन्फेक्टेड नीडल्स, जैसे किसी
को इंजेक्शन दिया गया, सेम नीडल से दूसरे को दिया गया, क्लियर। और पहले वाले पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन था तो अगले में भी कॉज हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल से भी ये फैलेगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ये फैलता है ना। इसके अलावा ये प्लासेंटा यानी कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ये फैलता है। हेपेटाइटिस सी भी पैरेंटरल है, ठीक है। तो फिलहाल हम हेपेटाइटिस बी के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखा, अब देखो इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। तो इसका सिम्टम हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन के जैसा ही है, हेपेटाइटिस ए के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंट है, जैसे इसमें हेडेक नहीं होगा, ठीक है। आप देख रहे थे इसमें हेडेक हो रहा था, इसमें हेडेक नहीं होगा। तो सिम्टम वो चीजें होती है जिससे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचान पाता है कि एक्चुअली डिजीज क्या है ना। इसके बाद ये लीवर को भी डैमेज करेगा। इसमें देख रहे थे कि हेडेक था, ठीक है, इसमें हेडेक नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें लीवर डैमेज नहीं हो रहा था, हेपेटाइटिस बी में लीवर भी डैमेज होगा। बात समझ में आ रही है। लाइट कलर स्टूल, स्टूल यानी कि जो मल बाहर आएगा उसका कलर हल्का होगा, ठीक है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 6 वीक्स टू 6 मंथ यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। चलिए ये क्रॉनिक है, मतलब ये लंबे समय तक चलता है, इसको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। चले आगे। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जो है इसके लिए जो पैथोजन है वो क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस। सब में आप देखोगे वो डिजीज के नाम से वायरस का नाम, जैसे हेपेटाइटिस ए तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी तो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी तो हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी तो हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई तो हेपेटाइटिस ई वायरस। आसान है याद करना, है ना। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ये भी ब्लड के थ्रू इन्फेक्ट होगा। इसका जो सिम्टम है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के जैसा ही है ना। और लाइकली टू बिकम क्रॉनिक, ये भी ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 22 वीक्स, 2 सप्ताह से लेकर 22 सप्ताह तक हो सकता है ना। इसके लिए ध्यान रहे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस की तरफ, हेपेटाइटिस डी की तरफ। तो यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसमें, आरएनए। ये भी पैरेंटरल यानी कि ब्लड के इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, लीवर को डैमेज कर देगा। और यहाँ पे एक और चीजें याद रखनी है, ये हाई मोर्टालिटी रेट है इसमें, यानी कि डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत मैक्सिमम पेशेंट जो है इस हेपेटाइटिस होने के बाद वो डेथ कर जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 26 वीक्स तक है ना। इसके लिए वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन था वही वैक्सीन यहाँ पर भी काम करता है ना। और ये भी क्रॉनिक है, बहुत लंबा समय लगता है इसको ठीक होने में। आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस ई की तरफ। इसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ई वायरस, यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टूल के थ्रू इन्फेक्शन होगा, ओरल रूट के थ्रू वायरस अंदर इन करेगा, है ना। यहाँ पर जो सिम्टम है हेपेटाइटिस ए वायरस से जो सिम्टम अराइज हो रहा था सेम सिम्टम वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये कॉज्ड हो गया तो मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है, डेथ रेट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो डेथ करने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये भी 2 से 6 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके लिए किसी तरह का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट टाइप्स के वायरल डिजीज़ के बारे में। इसके बाद हम और आगे स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में।